हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 95। इससे पहले इस कहानी के 94 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था अंश के अचानक से हाथ पकड़ने पर ज्योति भी एकदम से ठिठक गई थी। वो भी अब अपना सर घुमाकर अंश की तरफ देखती है। अंश भी अभी उसी की तरफ देख रहा था। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती हो। अंश भी अब ज्योति की तरफ देखकर एकदम से बोलता है। अंश के ऐसे बोलने पर तो ज्योति की भौहें भी आपस में मिल गई थी और वो भी सोचने लगी थी कि अंश पागल है क्या, जो उसे इस तरह से मना कर रहा है बाहर जाने के लिए। ऐसे क्यों नहीं जा सकती हूँ से आपका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो। अब ज्योति भी अंश की तरफ घूरते हुए देखकर बोलती है, इतना आप लोग देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश भी अब अपनी एक उंगली से उसकी साड़ी की तरफ इशारा करता है। अंश का इशारा करता देखकर तो अब ज्योति भी अब अपनी नज़रें झुकाकर उसके इशारे की तरफ देखती है। तो वो अपनी खुद की साड़ी की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर अभी उसकी साड़ी आधे से ज़्यादा खुल चुकी थी और उसके अंदर की ऊपर की स्कर्ट भी हल्की हल्की सी दिखने लगी थी। अपनी साड़ी को इस तरह से खुलता हुआ देखकर तो ज्योति की आंखें भी एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। अब वो भी जल्दी से अंश से अपना हाथ छुड़ाकर उसे अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है। तो वहीं उसने भी अब अपने दूसरे हाथ से आहान को होल्ड कर रखा था। ज्योति को ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर तो अंश भी अब सीधा बैठते हुए एकदम शांति से बोलता है कि आहान को मुझे दे दो, तुम अपने कपड़ों को पहले ठीक कर लो, उसके बाद बाहर चली जाना। अंश की बात सुनकर ज्योति भी अब अपनी नजरें हल्की से उठाकर अंश की तरफ देखती है, जो कि अब सामने की तरफ देख रहा था। ज्योति अब आहान को अंश की तरफ धीरे से बढ़ा देती है, लेकिन उसे अब अंश के सामने अपनी साड़ी ठीक करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और ये बात वो अंश से कह भी नहीं पा रही थी। बस नजरें झुकाकर चुपचाप से बैठी थी। एक तो पहले ही सुबह वाला इंसिडेंट, जिसकी वजह से वो पहले से ही अंश से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और फिर ऊपर से अब ये दूसरा कांड हो गया था। अंश भी अब ज्योति की अनकंफर्टेबल को समझ रहा था और आहान को वो भी अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी का गेट खोलते हुए सीधा बाहर की तरफ निकल कर बोलता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर अंश भी अब गाड़ी के बाहर निकल गया था। अंश को इस तरह से बिना जाने के लिए कही अंश अपने आप ही वहां से चला जाता है, तो ज्योति के चेहरे पर भी ना चाहते हुए भी एक छोटी सी और प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो भी अब जल्दी से गायब हो जाती है, क्योंकि आज सुबह अंश के मुंह से खुद के लिए संजना का नाम सुनकर ही उसके आंसू एकदम से भर आए थे। अंश के गाड़ी के निकलने के बाद ज्योति भी अब जल्दी जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक करती है और फिर कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी तरफ अंश की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो वहीं अंश, जो कि अभी गाड़ी के बाहर खड़ा होकर आहान से बातें कर रहा था और उसके साथ खेल रहा था, आहान भी अब अंश के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। ज्योति के आते ही वो एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर आहान को उसकी तरफ बढ़ा देता है। ज्योति भी अब अंश की गोद से आहान को बहुत ही प्यार से और आराम से ले लेती है। मॉम ने कहा है शाम को वापस आते वक्त तुम्हें साथ में लाना है, तुम जब भी फ्री हो जाना ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। इतना बोलकर अंश जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन करने के हुआ था कि तभी ज्योति उसे जाता हुआ देखकर धीरे से बोलती है कि क्या आप अंदर नहीं आ रहे हैं। ज्योति के ऐसे पूछने पर तो अंश भी अब एकदम से रुक गया और फिर अपना सर घुमाकर ज्योति की तरफ देखता है, जो कि अभी बहुत ही प्यार से और शर्माते हुए अपना सर झुकाकर चुपचाप से खड़ी रहती है। नहीं, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां पर पहुंचना है जल्द से जल्द। अंश भी धीरे से बोलता है और फिर 5 मिनट के लिए अंदर आकर पापा से मिल लेते तो फिर उन्हें अच्छा लगेगा। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आप मुझे बाहर ही छोड़कर यहाँ से ही चले गए हो ना तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। प्लीज़ आप अंदर आ जाइए, ज्योति भी वापस से बोलती है। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश कुछ पल के लिए चुप रहता है और फिर कुछ सोचकर उसके पास जाकर खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ देर के लिए ही अंदर चल सकता हूँ, ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं बैठ पाऊँगा। अंश के इतना बोलते ही ज्योति भी अब अपना सर उठाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर एकदम से बोलती है कि सच्ची। ज्योति को इतना ज़्यादा खुश होकर पूछने पर अंश भी, जो कि एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है। ज्योति भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ज्योति भी अंश के हाँ करने पर बहुत ज़्यादा खुश होकर बिना सोचे समझे ही एकदम से आगे बढ़कर अंश के सीने से लगकर बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ज्योति के अचानक से ऐसे बीच रास्ते पर ही गले लगने पर अंश भी
एकदम से हक्का पक्का रह गया था, हक पका गया था और वो भी अब अपना सर झुकाकर ज्योति की तरफ देखने लगता है, जो कि इस वक्त उसके सीने से लगी हुई थी। वहीं ज्योति, जिसने अभी फ्लो फ्लो में अंश को अपने गले लगा तो लिया था, लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ हुआ था कि उसने अभी अंश को अपने गले लगा लिया है, उसने भी अब धीरे धीरे अब क्या कर दिया है, अपने आप को ही वो कोसने लगी थी। वो झटके के साथ अंश से दूर होकर हकलाते हुए बोलती कि सॉरी सॉरी, वो मैं खुशी में ज़्यादा सॉरी। इतना बोलकर ज्योति एकदम से चुप हो गई। तो वहीं अंश जो ज्योति के दूर हटते ही अपना सर चारों तरफ घुमाकर देखता है कि कहीं उन लोगों को किसी ने इस तरह से देख तो नहीं लिया है ना। तो थोड़ी सी तसल्ली होने के बाद अब उन्हें किसी ने देखा नहीं है, ये सोच कर ही वो गहरी सांस छोड़ देता है और फिर अंश एक सांस छोड़कर बोलता है कि अब अगर ये सब कुछ हो गया हो तो फिर अंदर चले। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति भी अब अपना सर झुकाए ही हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर धीरे से आगे बढ़कर घर के मेन डोर की बेल बजाती है। बेल बजाने के कुछ ही देर के बाद अंदर से ओम डोर ओपन करता है और फिर डोर ओपन होते ही ओम, जो कि अभी अपने सामने खड़ी हुई अपनी बहन को देखकर एकदम से जोर से चिल्ला पड़ता है और फिर खुशी के मारे उछल कर उसके गले लग गया था। दीदी, दीदी आप आ गई, आई मिस यू सो 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 मच दीदी। ओम को इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर तो ज्योति भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो भी अब अपने एक हाथ को उसकी पीठ पर रखकर खुश होकर बोलती है कि आई ऑल्सो मिस यू टू बेटू, सच में बहुत ज़्यादा मिस किया है मैंने तुझे बिट्टू। अपनी बहन का जवाब सुनकर ओम भी अब ज्योति से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर उसकी गोद में बैठे हुए आहान को देखने लगा, जो कि अभी अपनी काली काली आंखों से उसी की तरफ देख रहा था और हल्के हल्के से मुस्कुरा रहा था। हाय चैम्प, कैसे हो तुम? ओम भी अब आहान के गालों को टच करते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है। दी, आप अकेली आई हो क्या? जीजू नहीं आए हैं क्या? ओम, जो कि अभी ज्योति की तरफ देखकर बोलता है, नहीं तेरे जीजू आए हैं ना। अब अगर तू गेट से हटेगा नहीं तो फिर कोई अंदर आएगा कैसे? ज्योति भी अब ओम को पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, जहाँ पर इस वक्त अभी अंश खड़ा होकर उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शांति से खड़ा था। अंश को देखकर ओम का मुंह तो एकदम से बन गया था, क्योंकि कल रात अंश ने उसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात की थी, जिससे ओम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो अपनी बहन के सामने इसे बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहता था। और फिर वो भी अब आगे बढ़कर चुपचाप से अंश के पैर को छूता है और अंश उसे जो कि मना करता है, लेकिन फिर भी ओम उसके पैर को छू लेता है और उसे अपने साथ अंदर लेकर आता है और फिर उसे बहुत ही प्यार से सोफे पर बैठाकर अंश और ज्योति के लिए पानी लेकर आता है। पापा, पापा कहाँ पर हैं बिट्टू? ज्योति भी ओम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर और बहुत ही प्यार से पूछती है। पापा किसी काम से बाहर गए हैं दीदी, अभी थोड़ी देर में वापस आते ही होंगे, बस आप बैठो, अभी आ ही रहे होंगे। ओम भी ज्योति के पास बैठते हुए मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है फिर, अगर अंकल घर पर नहीं है ना तो फिर मैं उन्हें बाद में मिल लूँगा, फिलहाल के लिए मैं निकलता हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। अंश भी ओम की बात खत्म होते ही अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, लेकिन अभी तो आप आए हो ना, थोड़ी देर और यहाँ पर रुकते तो अच्छा लगता, थोड़ी देर रुक जाइए ना। ज्योति भी अंश को उठता हुआ देखकर धीरे से उसकी तरफ देखकर बोलती है। ज्योति के ऐसे वापस से रुकने वाली बात सुनकर तो अंश कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी जेब में रखा हुआ फ़ोन एकदम से टिन 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 करके बजने लगता है। वो भी अब अपना फ़ोन निकाल कर चेक करता है तो उसके पीओ का कॉल आ रहा था। अंश भी पीए का कॉल देखकर उसे रिसीव करके बिना उसकी बात सुने ही बोलता है कि बस मीटिंग में सब कुछ रेडी रखो, मैं पहुंचने ही वाला हूं। इतना बोलकर अंश भी फ़ोन को काट देता है और फिर बिना ओम की तरफ देखे, बिना ज्योति पर ध्यान दिए चुपचाप वहां से चला जाता है। अंश के जाने के बाद ओम भी अब अपनी बहन के पास आकर बैठ गया था और फिर उससे बातें करने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ओम को अंश का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अंश ना तो किसी से हंसी मजाक करता था और ना ही उसके चेहरे पर कभी हंसी रहती थी। इसी बीच उसकी आहान से भी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और थोड़ी ही देर में राकेश जी भी घर वापस आ गए थे और अपनी बेटी को घर आया देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और एकदम से खुशी से बोलते हैं कि बेटा तुम आ गई। ज्योति भी अब अपने पापा की आवाज़ सुनकर उनके आने के बाद आज का सारा दिन उनके साथ ही और ओम के साथ बैठकर बातें करते हुए बिता देती है। उन्हें पूरे बालिया परिवार के बारे में बताती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ही प्यार से रखते हैं ज्योति को वहाँ पर।
तो वहीं अपनी बेटी की वहाँ की सारी बातें सुनकर और इतना ज़्यादा खुश देखकर राकेश जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनकी बेटी का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। शाम के करीब धीरे धीरे 6 बज चुके थे और अंश जो कि अपने ऑफिस में बैठा होकर ज्योति के फ़ोन आने का वेट कर रहा था, लेकिन अब तक ज्योति का फ़ोन नहीं आया था अंश के पास। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब ज्योति का फ़ोन नहीं आता है तो अंश भी वॉल पर लगी वॉच की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी 6:30 बजने को आ गए थे, लेकिन अभी तक उसके फ़ोन पर ज्योति का कॉल नहीं आया था। अंश को अब ना सोचते हुए भी थोड़ा-थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो भी अब ना ज़्यादा सोचे बिना ही अपनी जगह से उठकर सीधा ऑफ़िस के बाहर निकल जाता है। करीब 7:30 बजे का समय हो रहा था। अंश की गाड़ी ज्योति के घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी के रुकने के बाद अंश जो कि अभी ज्योति को कॉल करता है, लेकिन ज्योति का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ये लड़की भी ना कहाँ रह गई है, इसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? ना तो इसने मुझे कॉल किया और ना ही अब इसका कॉल लग रहा है। सच में कितनी ज़्यादा लापरवाह है ये लड़की। मैंने इससे कहा था कि मुझे शाम को कॉल कर देना, ना तो कॉल कर रही है और ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रही है। अंश भी अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है। वो अपने फ़ोन को देखते हुए एकदम से चिढ़कर बोला। कुछ देर गाड़ी में बैठकर ज्योति को फ़ोन लगाने का ट्राई करता रहता है, लेकिन ज्योति का फ़ोन नहीं लगता है। आखिरकार में अंश को ही ज्योति के घर पर आना पड़ा था। अंश भी अब घर के डोर पर खड़ा होकर डोर बेल को बार बार बजाता रहता है। थोड़ी ही देर में अंदर से ज्योति डोर ओपन करती है और फिर अपने सामने अंश को खड़ा देखकर वो एक तरफ हट जाती है। अंश भी ज्योति की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, जल्दी से आहान को लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो मैं घर के अंदर आकर बैठूं। इतना बोलकर अंश जैसे ही वापस जाने को हुआ कि तभी उसके कानों में राकेश जी की आवाज़ पड़ती है। उनकी आवाज़ सुनकर अंश जो कि अभी अपनी जगह पर एकदम से रुक गया था और फिर उनको आया हुआ देखकर वो भी अब आगे बढ़कर उनके पैरों को छू लेता है। राकेश जी अंश को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और फिर उसे अपने साथ अंदर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन अंश भी जल्दी जाना चाहता था वहाँ से। इतना बोलकर वो भी अब ज्योति और आहान को लेकर वहाँ से निकल गया था, क्योंकि अंश को अब वहाँ पर रुकना 1 मिनट भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए ज्योति भी बेमन ही उसके साथ आहान को लेकर वहाँ से बालिया मेंशन के लिए निकल जाती है। करीब 1 घंटे के बाद बालिया मेंशन में अंश की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी के रुकते ही ज्योति भी अब अपनी गोद में सो चुके आहान को संभालकर धीरे से लेकर गाड़ी से बाहर आ जाती है और फिर सीधा घर के अंदर चुपचाप से चली जाती है, बिना अंश के उतरने से और बिना उसकी तरफ देखे ही। अंश भी मुंह बनाते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर ज्योति के पीछे पीछे घर के अंदर आ गया था। ज्योति और अंश घर के अंदर आकर हॉल में बैठे हुए सुजेता जी, महेंद्र जी और जानवी को मिलते हैं, जो कि अभी बैठकर चाय पकौड़े के मजे ले रहे थे और आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। महेंद्र जी भी अंश और ज्योति को आया हुआ देखकर उन्हें भी बैठने के लिए बोलते हैं, तो अंश भी अब उनके पास आकर बैठ गया था और फिर ज्योति जो कि आहान को सुलाने के लिए ऊपर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। अंश थोड़ी देर नीचे बैठने के बाद उठकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया था। अंश अभी अपने कमरे में ही गया था, जिसके साथ ही वो जोर से चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आकर सुजेता जी को जोर जोर से आवाज देकर बोलता है कि मॉम मॉम, मेरे कमरे में संजना की तस्वीर कहाँ है? मेरी संजना की तस्वीर किसने हटाई है मेरे रूम से? मॉम मॉम कहाँ हैं आप? अंश भी ऊपर से ही चिल्लाकर एकदम जोर से सुजेता जी से बोलता है। तो वहीं अंश के इस तरह से इतनी जोर से चिल्लाने पर सुजेता जी और जानवी, जो कि अभी दोनों ही किचन में आ गई थी, वो जल्दी से किचन से बाहर आती हैं और फिर सीधा अंश की तरफ ऊपर देखती हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तमतमा रहा था। क्या हुआ है तुझे? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? पागल हो गया है क्या? सुजेता जी भी अंश की तरफ देखते हुए बोलती हैं, मेरे कमरे से संजना की तस्वीर कहाँ है? किसने हटाई है मेरे कमरे से संजना की तस्वीर? अंश भी नीचे आते हुए तेज आवाज में गुस्से से बोलता है, वो मैंने वहां से हटवा दी है और अब उस तस्वीर को तुम्हारे कमरे में रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारी अब नई जिंदगी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या नहीं अच्छा होगा, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ। मुझे मेरी संजना की तस्वीर वापस दीजिए, वापस दीजिए। बताइए कहाँ पर है संजना की तस्वीर? अंश भी काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है, फिक्र ना करूं, क्यों ना करूं फिक्र? बेटे हो तुम मेरे, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? बताओ मुझे, कौन करेगा तुम्हारी फिक्र? हाँ बताओ कौन करेगा, बताओ ना। सुजेता जी भी काफी ज्यादा गुस्से में एकदम चिल्लाते हुए उससे बोलती हैं। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज तो पूरे घर में एकदम से गूंज रही थी, जिसे सुनकर महेंद्र जी भी अब बाहर आ गए थे, जो कि अपने कमरे में जा चुके थे और फिर ज्योति भी अपने कपड़े बदल कर नीचे आ गई थी।
फ़िक्र कीजिए, लेकिन मुझे मेरी संजना की तस्वीर वापस कर दीजिए। माँ प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ कि संजना की फ़ोटो मेरे कमरे से कहीं पर भी जाए। अंश भी चिढ़कर बोलता है, नहीं, नहीं करूँगी वापस और ना ही तुझे दूसरी लाने दूँगी। अरे अब तेरी शादी हो चुकी है, अब आगे बढ़, पिछली पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ो बेटा। लेकिन तुम हो कि तुम तो आज भी बस उसी पर ही अटके हो। संजना अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है इस दुनिया से। सुजेता जी भी गुस्से से बोलती हैं, वो आप थी जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था माँ। और प्यार तो मैं संजना से ही करता हूँ, कल भी करता था और आज भी करूँगा। उसके अलावा मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को भी जगह नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं, ना ही ये आप अपने दिल में कभी भी लाइएगा। अंश भी अपनी आंखों में आए हुए नमी को रोकते हुए एकदम से बोलता है, तुम। मम्मी जी, सुजेता जी के कुछ बोलने से पहले ही सभी के कानों में एक धीमी सी आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनकर सभी लोग अब अपना सर घुमाकर ज्योति की तरफ देखते हैं, जहां पर वो अपना सर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हुई थी। मम्मी जी, पता नहीं मुझे इस वक्त बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर अंश जी संजना दी की तस्वीर को अपने कमरे में रखना चाहते हैं तो फिर मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें उनकी तस्वीर वापस कर दीजिए और संजना दीदी की फ़ोटो उस कमरे में लगी रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति भी बहुत धीरे से बोलती है, लेकिन ज्योति, चुप, एकदम से चुप। आज जो कुछ भी मेरे घर में और मेरे साथ हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, सब कुछ तुमने किया है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती ना तो फिर मॉम ये सब कुछ कभी नहीं करती, कभी नहीं जाती मेरी संजना की तस्वीर मेरे कमरे से। अंश भी ज्योति की बात खत्म होते हुए चिल्लाकर बोलता है। वो एकदम से उसके ऊपर चिल्ला रहा था। अंश के ऐसे खुद पर चिल्लाने पर तो ज्योति भी अब अपनी जगह पर ही रहकर एकदम से कांप सी गई थी। वो एकदम से पीछे हट गई थी। अंश, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? क्या तुम भूल गए हो कि किसी लड़की से कैसे बात करनी चाहिए? और ज्योति तुम्हारी बीवी है। अंश के इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर महेंद्र जी भी गुस्से से बोलते हैं, तुम्हारी वजह से ही मेरे मॉम डैड, जिन्होंने कभी भी मुझसे गुस्से में बात तक करना छोड़ दूर से कभी गुस्सा भी नहीं किया था मुझ पर, आज वो तुम्हारी वजह से ही मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे डांट रहे, मुझ पर गुस्सा कर रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अंश भी महेंद्र जी को खुद पर ऐसे चिल्लाने पर वापस से ज्योति पर गुस्सा होकर चिल्लाकर बोलता है। अंश के वापस से चिल्लाने पर ज्योति की आंखों में फिर से दोबारा से आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर जानवी भी आगे आकर ज्योति को पकड़कर अंश की तरफ देखकर बोलती है कि अंश, ये क्या तरीका है बात करने का? बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारे ये बात करने का। सभी को ज्योति की साइड बोलता हुआ देखकर तो अब अंश की आंखें भी एकदम से भर आई थी। वो भी एक नज़र ज्योति को घूर कर सीधा अपने आंसुओं को पोंछकर बिना किसी की तरफ ध्यान दिए तेज कदमों के साथ घर के बाहर निकल गया था। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक बार फिर से दर्द की वजह से उसका दिल टूट चुका था। तो वहीं सभी लोग बस अंश को जाता हुआ देखते रह गए थे। अंश के जाने के बाद ज्योति की आंखें भी एकदम से बह निकली थी। ज्योति को भी रोता देखकर सुजेता जी और जानवी जी उसे चुप करवाती हैं और उसे समझा बुझा कर चुप तो करवा देती हैं, लेकिन अब ज्योति का मन भी पूरी तरह से खराब हो गया था। कहीं ना कहीं उसे अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो भी अब खाना नहीं खाती है और फिर बिना किसी से कुछ भी कहे सीधा अपने कमरे में चली जाती है। घर का आज वापस से माहौल पूरी तरह से पहले जैसा खराब हो गया था, जिसकी वजह से किसी का भी कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सभी लोग अब अपनी अपनी टेंशन में घूम रहे थे। सब थोड़ा बहुत खाना खाकर अब अपने अपने कमरे में चले गए थे। तो वहीं ज्योति, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। रात के करीब 1 बजे ध्रुव की गाड़ी बालिया मेंशन में आकर रुकती है। गाड़ी रुकते ही ध्रुव भी गाड़ी से बाहर आया और फिर दूसरी तरफ जाकर डोर को ओपन करता है और फिर ध्यान से और बहुत ही आराम से अंश को बाहर निकालता है। ध्रुव, जो कि अभी अंश का एक हाथ अपने कंधे में डालकर उसकी कमर को दूसरे हाथ से होल्ड करके बहुत ही ध्यान से और आराम आराम से घर के अंदर लेकर जाता है। घर से जाने के बाद अंश भी एक बार में जाकर रुकता है, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नशे में हो गया था। लेकिन बार ध्रुव का ही था, जिसकी वजह से वहाँ के मैनेजर ने कॉल करके ध्रुव को अंश की हालत बता दी थी और फिर अंश के बारे में भी बता दिया था कि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है। वो वहाँ पर जाकर अंश को अपने साथ लेकर आ गया था। ध्रुव भी बहुत ही ध्यान से अब अंश को घर के अंदर ला रहा था कि वहीं अंश, जो कि इस वक्त अभी पूरी तरह से नशे में थे, न जाने ही क्या वो एकदम से बड़बड़ा रहा था। वो बहुत बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी, सब उसकी साइड ही लेते हैं, कोई भी मेरी तरफ से नहीं बोलता है, कोई मेरी साइड क्यों नहीं लेता है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने हिसाब से ही सब लोग चलने के लिए बोलते हैं। नहीं मानता हूँ मैं उसे, नहीं मानता मैं उसे अपनी पत्नी और ना ही कभी मानूंगा। उसकी वजह से ही मॉम ने मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा किया है, कितना ज़्यादा चिल्लाया है। अब उनसे भी कभी बात नहीं करूँगा मैं नानी के हाउस चला जाऊँगा और नानी से जाकर शिकायत करूँगा कि उनकी बेटी मुझे बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा डांटती है। मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा वहाँ से, कभी भी नहीं। अंश भी नशे में ही एकदम से बड़बड़ा रहा था। तो वहीं उसकी बच्चे जैसी शक्ल बनते बिगड़ते और उसकी बातें सुनकर तो ध्रुव भी जोर से हंस देता है। तो कभी उसके चेहरे पर सीरियस वाले एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। ध्रुव भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अंश को उसके कमरे के बाहर तक लेकर आ जाता है और फिर अंश के कमरे के डोर को एकदम से नॉक करता है। डोर नॉक होने के 2-3 मिनट के भीतर ही अंदर से ज्योति, जिसने अभी एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था और अपनी चुनरी को गले में डालकर डोर पर खड़ी हुई थी। इसे संभालो, इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, बहुत ज़्यादा नशे में है, इसीलिए मुझे लाना पड़ा है इसे यहाँ पर। ध्रुव भी अंश को ज्योति की तरफ बढ़ाता हुआ बोलता है। तो वहीं ज्योति भी ध्रुव के कंधे को पकड़कर झूल रहे अंश की तरफ देखती है, जिससे ठीक से अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। ध्रुव भी अंश को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिससे ज्योति भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। ज्योति को अंश को पकड़ाने के बाद ध्रुव भी अब वहां से चुपचाप से सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। ध्रुव के जाने के बाद ज्योति भी बहुत ही धीरे से और आराम से अंश को बेड तक जैसे तैसे लेकर आती है और फिर उसे बहुत ही आराम से बेड पर लेटा देती है। अंश को बेड पर लेटाकर ज्योति भी रूम का डोर अंदर से बंद करके वापस से अंश के पास आकर उसे देखती है, जिसके कपड़े की हालत भी कुछ खास नहीं ठीक थी। वो भी कपड़े एकदम से बिखरे हुए थे और बाल भी पूरी तरह से बिखर चुके थे। ज्योति भी अब अंश के पास खड़ी होकर कुछ पल अंश की तरफ देखती है और फिर धीरे से आगे बढ़कर ज्योति पहले अंश के पैरों के पास बैठकर उसके जूते और मोजे को धीरे धीरे बहुत ही आराम से निकालती है। जूते और मोजे निकालने के बाद ज्योति भी अब अंश के करीब आकर कुछ पल आंखें बंद करके सो रहे अंश की तरफ देखती है और फिर बहुत ही धीरे से अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाकर वो अंश के शर्ट के बटन्स को भी पकड़कर एक एक करके खोलने लगती है। ज्योति ने अभी बहुत ही मुश्किल से 3 से 4 बटन ही खोल पाए होंगे कि तभी अंश, जो कि एकदम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी बंद आंखों को आधा खोलकर अपनी आधी खुली आंखों से ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि मिस वर्मा, नशे में हूँ, बेहोश नहीं हूँ मैं, समझी ना, मैं बेहोश नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बेहोश हूँ। तुम मेरे नशे में होने का पूरा फायदा उठाना चाहती हो ना, इसीलिए ये कोशिश करने लगी ना। अंश के अचानक से ऐसे हाथ पकड़ने पर और इस तरह से बोलने पर तो ज्योति भी अब अपनी जगह पर एकदम से रुक गई थी। उसे लग रहा था कि अंश अब वापस से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ज्यादा चिल्लाएगा और यही सोच सोच कर उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। वो एकदम से हकलाते हुए बोलती है कि वो मैं आपके कपड़े गंदे। ज्योति अभी अटक अटक के बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर रही थी। ज्योति के इतना बोलते ही अंश भी कुछ पल शांत रहता है और फिर एकदम से ज्योति का हाथ, जो कि अभी उसने पकड़ कर रखा था, उसे अपनी तरफ खींच कर पलट गया था और ज्योति, जो कि अभी एकदम से नीचे हो गई थी, ज्योति को वो अपने नीचे दबा लेता है और फिर उसके ऊपर अपना पूरा वजन छोड़ देता है। वजन छोड़ते हुए वो अपनी भारी आवाज में बोलता है कि आग हूँ मैं, अगर मुझसे खेलने की कोशिश की ना तो फिर जल जाओगी तुम, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। वही ज्योति, वो तो अभी अंश के ऐसे खींचने पर किसी सूखे हुए पत्ते की तरह उसके नीचे आकर एकदम से दब गई थी और फिर अंश की बातें सुनकर तो ज्योति को इस वक्त बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा था, क्योंकि अंश इस वक्त पूरी तरह से नशे में धुत था। अगर उसने ज्योति के साथ कुछ भी गलती से भी कर दिया तो फिर उसे सुबह होने तक कुछ भी याद नहीं रहेगा और ये सोच सोच कर ही ज्योति को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था कि अगर अंश ने उसके साथ कुछ भी किया तो इसका ब्लेम भी वो उसी के ऊपर ही डालेगा। अंश, जो कि अभी ज्योति के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था, वो अपनी आधी खुली आंखों से ज्योति के चेहरे को देखने लगता है, जिस पे अभी उसके करीब आने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और हल्का हल्का सा पसीना भी साफ दिख रहा था। ज्योति के चेहरे पर डर देखकर तो अंश के होठों पर भी एक टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वो भी ज्योति के सिर के पास अपने एक एल्बो के सहारे टेक कर अपने दूसरे हाथ की एक उंगली से उसके चेहरे को हल्के से घुमाकर बोलता है कि डर क्यों रही हो तुम, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें मुझसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नशे में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूंगा? अगर ये लगता है ना तो फिर बिल्कुल गलत लग रहा है तुम्हें, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ओके। इतना बोलते हुए अंश भी एक टेढ़ी स्माइल के साथ ज्योति की तरफ देखता है और फिर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर उसके ऊपर से पलट दूसरी तरफ अपनी जगह पर आकर लेट जाता है। आई हेट यू मिसिज वर्मा, आई हेट यू, तुम्हारी वजह से ही सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से ही आज मुझे मेरे घरवालों ने इतना ज़्यादा डाँटा है, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा किया है। तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। आई हेट यू। अंश भी दूसरी तरफ लेटकर अब किसी नाराज़ बच्चे की तरह धीरे-धीरे बोल रहा था। तो वहीं ज्योति भी अब अंश के अपने ऊपर से हटता हुआ जल्दी से उठकर बैठ जाती है और फिर उसकी आँखों में वापिस से एकदम से नमी उतर आई थी। वो भी अब अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बेड से उठकर अंश की तरफ देखने लगती है, जो कि इस वक्त किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर सो रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। ज्योति भी एक नज़र अंश की तरफ देखकर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करके बेड की दूसरी तरफ जाकर अंश को ब्लैंकेट उड़ा देती है और फिर उसे ठीक से सुलाकर खुद भी एक नज़र अंश की तरफ देखकर अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगती है। कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसका दिल भी एकदम से शीशे की तरह टूटता जा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो उसका नाम तक क्या, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो। रात के करीब 2 बजे अंश की नींद अचानक से खुलती है और वो अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बेड पर हाथ घुमाने लगता है, लेकिन बेड पर वो जिसे ढूंढ रहा था उसे बेड पर ना पाकर उसकी भौहें आपस में मिल गई थी। और फिर वो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर बेड पर एक नज़र घुमाता है तो बेड पर उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेड पर खुद को इस तरह से अकेला सोता हुआ देखकर अंश की तोतियां तो एकदम से चढ़ गई थी और वो बदीमद एकदम से बुदबुदाता है और वो अभी अब अपनी जगह पर उठकर बेड पर ही बैठ गया था और फिर क्रिडल की तरफ नज़र डालता है, जहाँ पर आहन अभी बहुत ही प्यार से और सुकून से सो रहा था। आहन को इस तरह से सोता हुआ देखकर अंश भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर वापस से जैसे ही सोने को हुआ था कि तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रही ज्योति पर पड़ती है, जो कि बिना किसी ब्लैंकेट के सामने सोफे पर सिकुड़ कर ठंड से कपकपाते हुए सो रही थी। ज्योति को वहां पर सोफे पर सोता हुआ देखकर अंश की भौहें भी एकदम से मिल गई थी और फिर वो धीरे से ही खुद में बुदबुदाते हुए बोलता है कि ये वहां पर क्यों सो रही हो, किसने मना किया है इसे यहाँ पर सोने के लिए। अंश से इतना बोलते हुए ज्योति को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक से वो तेजी से उठता है और फिर भागकर सोफे के पास जाकर ज्योति को पकड़ लेता है। तो वहीं ज्योति, जो कि अभी सोफे पर ही सो रही थी, उसने नींद में ही अपनी करवट बदलने के लिए जैसे ही पलटी थी, जिसे वो सोफे से नीचे अभी गिरने लगी थी, जिसे देखकर अंश भी जल्दी से भागकर उसके पास पहुंच गया था उसे पकड़ने के लिए। अंश भी ज्योति को अपने हाथों में होल्ड किए हुए अब ज्योति के सोते हुए मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगता है। कमरे में एक येलो लाइट जल रही थी, जिससे पूरे कमरे में एकदम से उजाला हो रहा था। तो वहीं ज्योति के चेहरे को गौर से देखने पर अब अंश की नजरें भी ज्योति की आंखों के नीचे बने हुए आंसुओं के निशान पर पड़ती हैं, जो कि शायद रो रो कर बने हुए थे। ज्योति इस वक्त बहुत ज्यादा रोई थी। रो क्यों रही थी ये लड़की, ये पागल है क्या? अंश इतना बोल कर ही थोड़ी देर तक वैसे ही ज्योति को होल्ड करके बैठा रहता है और फिर ज्यादा ना सोचते हुए ज्योति को एकदम से अपनी बाहों में उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है और फिर अंश के ऐसे उठाने पर ज्योति भी किसी बच्चे की तरह ही अंश के सीने में अपना सर छुपा लेती है, क्योंकि इस वक्त ठंड की वजह से उसे भी बहुत ज़्यादा अंदर से कपकपी लग रही थी। उसकी शर्ट को वो अपनी मुट्ठी में कसकर भरकर थोड़ा सा कुनमुनाती है, जिसे देखकर अंश भी अब अपनी जगह पर एकदम से रुक गया था। तो वहीं ज्योति के कुनमुनाने के वापस से वो फिर से सो गई थी और फिर ज्योति को वापस से सोता देखकर तो अंश भी एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर बेड की तरफ उसे लेकर बढ़ जाता है। वो बहुत ही प्यार से उसे लाकर धीरे से बेड पर लिटा देता है और जैसे ही पीछे हटने को हुआ वो ज्योति से दूर नहीं हो पाया था, क्योंकि ज्योति ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अंश, जो कि ज्योति के ऊपर ही एकदम से झुका रह गया था। अंश इस वक्त पूरे के पूरे ज्योति के ऊपर ही झुका हुआ था। दोनों के चेहरे में कुछ ही इंच की बस दूरी थी, जिससे दोनों के चेहरे पर एक दूसरे की सांसें की गर्म हवा आ रही थी। वहीं अंश, जो कि अभी ज्योति के ऐसे शर्ट पकड़ने पर अपनी नजरें ज्योति के चेहरे की तरफ घुमाता है, तो एक पल को अंश की नजरें तो ज्योति के चेहरे पर एकदम से अटक के रह जाती हैं। वो तो उसके चेहरे को एकदम से बहुत ही प्यार से देखने लगता है। ज्योति इस वक्त इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी कि अंश का दिल तो बस अभी उसे ऐसे ही देखने का होने लगा था। बस वो एक टक उसी के चेहरे की तरफ देखता रहता है। अंश ये भूल गया था कि आज शाम को उसने न जाने ज्योति को क्या क्या कहा था, कितना ज्यादा चिल्लाया था और कितना ज्यादा बेइज्जत किया था उसे, जिसकी वजह से ज्योति उससे बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। वो ज्योति के ऊपर झुके होकर ही उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रहा था। तभी उसके कानों में ज्योति की नींद में बड़बड़ाने की आवाज अपने कानों में पड़ती है। ज्योति का बड़बड़ाने की आवाज सुनकर अंश भी थोड़ा सा ध्यान से अब ज्योति के चेहरे से हटाकर उसकी बातों की तरफ लेकर गया था, लेकिन ज्योति, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, जिससे अंश को उसकी बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। अंश अब ज्योति की बात सुन के उसकी तरफ थोड़ा सा और झुक जाता है,
ताकि वो सुन सके कि आखिर ज्योति क्या बोल रही है। वो हल्का सा झुकता है और फिर ज्योति के होंठ को करीब अपने कान को लेकर गया था। आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे। आप मुझे हमेशा डांटते हो, मुझ पर हमेशा गुस्सा करते रहते हो। मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आहान की वजह से आपके साथ हूँ। आहान की वजह से ही मैंने ये शादी की है, वरना मैं भी आपको छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती। ज्योति के इस तरह की बातें सुनकर अंश की बहुएं भी आपस में मिल गई थी और फिर वो भी अब अपना सर उठाकर वापस से ज्योति के प्यारे से चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो कि इस वक्त अभी बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर वैसे ही ज्योति को प्यार से देखने के बाद अंश भी ज्योति के हाथों से अपनी शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति ने भी उसकी शर्ट को इस वक्त बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अंश अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़ा ही नहीं पाता है। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद जब अंश अपनी शर्ट को उसके हाथों से नहीं छुड़ा पाता है, तो वो भी अब ज्यादा ज्योति पर ध्यान न देकर धीरे से उसके करीब ही आकर लेट गया था। उसे भी बहुत तेज नींद आ रही थी, इसी वजह से वो भी बेड पर दूसरी साइड आकर लेट गया था। लेकिन वो अभी जिस पोजीशन में लेटा हुआ था, अंश भी उसी के पास में लेटा था, जिससे वो उसके पास लेट नहीं पा रहा था। उसे करवट लेने की भी जरूरत थी, और अगर वो करवट लेगा तो फिर उसे अपने एक हाथ से ज्योति की कमर को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। काफी देर तक इधर उधर जूझने के बाद अंश को आखिर में ज्योति के करीब होकर ही उसकी तरफ करवट लेनी पड़ी थी, और फिर अपने एक हाथ को उसकी कमर पर रखकर उसके करीब खिसकना पड़ा था। ज्योति के करीब खिसक कर सोने से अंश का चेहरा भी अब सीधा ज्योति के चेहरे से एकदम से करीब आ गया था, जिसकी वजह से ज्योति की चल रही धीमी धीमी सांसें अंश को बहकाने पर पूरी तरह से मजबूर कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसके दिल में भी अब धीरे धीरे हलचल होने लगी थी। अंश भी ज्योति को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर अपना चेहरा उसके चेहरे से थोड़ा सा दूर कर लेता है, लेकिन तभी तभी ज्योति नींद में आगे बढ़कर अंश की शर्ट से अपनी पकड़ को छुड़ाकर उसकी तरफ ही करवट बदल लेती है, और फिर उसे से चिपक कर उसके गले में अपने हाथों को लपेटकर उसके पैरों के बीच में अपने दोनों ही घुटनों को रख लेती है और एकदम से उसके करीब चिपक जाती है। ज्योति के अचानक से इस तरह से खुद से चिपकने पर तो अंश की भौएं भी एकदम से मिल गई थी, और फिर उसकी आंखें भी एकदम शॉक्ड से बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से अपना सर झुकाकर ज्योति की तरफ देखने लगता है और उसे थोड़ा सा जगाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही झुकता है और ज्योति की तरफ देखने लगता है, तो वो उसके खुले हुए सीने पर आराम से सर रखकर सो रही थी। वो उसके शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुले थे, जिस पर ज्योति अपना सर रखकर आराम से सो रही थी। अंश भी अब अपने हाथों को हवा में ही उठाकर ज्योति की तरफ आंखें फाड़कर देख रहा था, क्योंकि ज्योति अभी भी जिस तरह से उससे चिपक कर सो रही थी, उसके होंठ अभी भी अंश के खुले हुए सीने से हल्के हल्के से टच हो रहे थे, और साथ ही साथ ज्योति की एकदम से चलती हुई गर्म सांसें सीने पर भी चल रही थी उसके, जिसकी वजह से अंश की बॉडी में धीरे धीरे हलचल हो रही थी। अंश कुछ पल के लिए ज्योति को वैसे ही देखने के बाद उससे खुद से थोड़ा सा दूर करने की खुद को कोशिश करता है, लेकिन ज्योति अभी उससे दूर होने के बजाय और भी ज्यादा खिसक कर लगभग आधा के आधा अंश के ऊपर होते हुए अपना चेहरा उसके गले में छुपा लेती है, और किसी बच्चे की तरह चिपक कर अपने चेहरे को उसके गले में रब करते हुए अपनी नींद में ही अपने होठों को एकदम से चबाने लगती है। ज्योति के ऐसे करने पर उसके होंठ अंश के गले को छूने लगे थे, जिसे महसूस करते ही अंश भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अंश अब ज्योति के इतने ज्यादा करीबी से धीरे धीरे बेचैन होने लगा था, और उसके दिल की धड़कनें भी एकदम से तेजी से भागने लगी थी। ज्योति की चल रही धीमी और गर्म सांसों को वो अपने गले पर फील करके अंश को भी अब अपनी बॉडी में धीरे धीरे गर्मी सी बढ़ती महसूस होने लगती है। अंश अपनी आंखों को बंद किए हुए कुछ पल के लिए चुपचाप से वैसे ही लेटे रहने के बाद एक लंबी सांस खींचकर अपनी आंखों को खोलता है, और फिर अपना चेहरा थोड़ा सा उठाकर ज्योति के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जो कि इस वक्त सोता हुआ मासूम सा चेहरा, बंद मगर बड़ी बड़ी सी पलकें, जिससे बंद उसकी पतली सी आंखें और फिर छोटी सी नाक, और उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने वाला उसके पतले से होंठ, जिन पर उसने इस वक्त लिप बाम लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके होंठ हल्की सी रोशनी में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अंश का गला तो अब ज्योति के होंठों को देखते ही धीरे धीरे सोखने लगा था। वो भी अब अपने गले के तार करके गौर से देखते हुए ज्योति के होंठों की तरफ देखने लगा था। उसका मन अब धीरे धीरे बहक रहा था। ज्योति के होंठों को वो अपने होंठों से चूमने के लिए एकदम से तड़पने लगा था। हालांकि अंश नशे में था, लेकिन वो इतना भी नशे में अब नहीं था